नमस्कार, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम जो पढ़ रहे थे गणित शिक्षण विधियां, उनमें हमने 4 प्रकार की शिक्षण विधियां पढ़ी थी। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण और विश्लेषण विधि अपन ने पढ़ी थी। इसी की श्रृंखला में, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम आज की जो विधि है वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होता है? जिस प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो साइंस वर्ग की जो अपनी लैब होती हैं, इनकी जो प्रयोगशालाएं होती है, उसी प्रकार से गणित की भी कुछ प्रयोगशालाएं होती है। उस प्रयोगशाला में गणित से संबंधित सभी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, जिसके द्वारा बालक जो है वो गणित की समस्याओं पर जो है अध्ययन करते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो प्रयोगशाला जो विधि है गणित की, इसमें क्या कुछ होता है, कैसे किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें हम इस विधि में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह क्रियात्मक विधि होती है। किस प्रकार की विधि होती है? ये क्रियात्मक विधि होती है। वो क्रियात्मक विधि किस प्रकार कह सकते हैं? क्योंकि इसमें बालक जो है वो करके सीखता है, क्रिया के द्वारा सीखता है, इसलिए ये जो विधि है ये क्रियात्मक विधि कहलाती है। प्रत्यक्ष अनुभव जो है बालक अपने हाथों से करेगा, जो करके सीखेगा, तो उसके सामने जो प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या है वो सामने देखेगा और उसके द्वारा गणित की समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा। तो जिस प्रकार वो उन उपकरणों के द्वारा अगर किसी समस्या को हल करने की कोशिश करेगा तो वो उसको क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति होगी। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष अनुभवों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें स्वयं तथ्यों, प्रेक्षणों के आधार पर नियम, सिद्धांत और सूत्रों का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। बालक खुद करता है, विद्यार्थी स्वयं इसका क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। कोई भी जो है वो सवाल निकालना हो, कोई नियम निकालना हो, कोई सिद्धांत निकालना हो, कोई सूत्र निकालना हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्वयं करके सीखते हैं, प्रत्यक्ष उनके सामने रहती हैं। हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें पूरा बताएंगे किस प्रकार से ये सीखते हैं। शिक्षक जो है वो इनको दिशा निर्देशित करता है, मार्गदर्शन करता है, और विद्यार्थी जो है वो करते हैं। कोई भी उनकी समस्या आती है तो तुरंत उसका शिक्षक जो है वो उस समस्या का समाधान करते हैं। शिक्षक विद्यार्थी जो है वो दोनों क्या इसमें सक्रिय रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। कैसे? विद्यार्थी जो है वो तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक जो है वो उनको मार्गदर्शन दे रहा है, वो उनको जो है आगे किस प्रकार से आपको करना है वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो इसमें क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जो है वो क्या करेंगे? सक्रियता की भूमिका निभाएंगे। तो ये थी प्रयोगशाला विधि। अब इस विधि में जो है अपन किस प्रकार से जो है इसके कौन से शिक्षण सूत्र हैं और किस प्रकार से इनको सीखा जाता है वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षण सूत्रों की। शिक्षण सूत्र जो है उन जो विधियों में अपन ने पढ़ा था उसी प्रकार से है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। किसकी ओर? स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, उन्हें पहले में भी अपन ने जो चारों विधियां उनमें भी शिक्षण सूत्र पढ़े थे, तो ये सिमिलर से ही है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। करके सीखता है बालक। इंपॉर्टेंट है कि बालक जो है वो करके सीखता है, क्रिएटिविटी बालक करता है, और जब क्रिएटिविटी करता है तो अधिक सीखता है, अधिक ज्ञान ग्रहण करता है। तो बालक करके सीखता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। निरीक्षण करना और फिर उसको सीखना। किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिससे वो हल कर रहा है उसका पहले निरीक्षण करेगा, उस पर क्रिया करेगा, क्रिएटिविटी करेगा और उसके बाद में सीखेगा। तो ये इसके शिक्षण सूत्र, और ये आपकी जो इसकी जो प्रयोगशाला विधि है, इसकी जनरल जो गुण कह सकते हो इसको। तो ये कुछ बातें थी जनरल सी। ठीक है, अब देखिए प्रयोगशाला विधि में जो है, प्रयोगशाला विधि का जो है गणित में किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं वो चीज़ इसमें पढ़ेंगे। तो इसका एक मुख्य जो है प्रारूप होता है, इसका मुख्य एक डायग्राम टाइप में होता है। तो इस प्रारूप के अनुसार क्रमबद्ध रूप से आगे की ओर बढ़ा जाता है। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रयोग क्रमांक लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऊपरी ऊपर प्रयोग क्रमांक लिखते हैं। प्रैक्टिकल जो सीरियल नंबर होते हैं वो लिखा जाता है। फिर उसका उद्देश्य लिखा जाता है,
उसमें जो जो काम में आएंगे वो उपकरण है वो उसके अंदर लिखे जाते हैं। और उपकरण के बाद में अगर कोई नियम या सिद्धांत या सूत्र कह सकते हो वो उसके नीचे ये क्रमबद्ध होते हैं, क्रमबद्ध से क्रम पूर्ण रूप से क्रम से लिखा जाता है। उसके बाद में प्रेक्षण सारणी जो होती है, इसके बाद में प्रेक्षण सारणी बनाई जाती है। फिर निष्कर्ष या परिणाम, जो भी निष्कर्ष निकला, जो परिणाम निकला वो इसमें लिखा जाता है। और इसके बाद में सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए वो इसमें लिखा जाता है। आगे हम इसके क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल्स में कैसे उद्देश्य होता है, किस प्रकार से जो आपका उपकरण होता है, ये सारी चीज़ें हमें देख लेंगे। तो ये था उसका जो मुख्य प्रारूप है इसके बारे में। नेक्स्ट इसका जो एक उदाहरण के द्वारा हमें इस जो प्रयोगशाला विधि है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, एक समस्या आपको दी गई है कि त्रिभुज जो है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण या 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको क्या करना, आपको सिद्ध करना है। यानी हम सबको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उन कोणों का योग जो है, संपूर्ण योग जो है वो 180 डिग्री का होता है और 180 डिग्री दो समकोण के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब सिद्ध प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से करेंगे वो देखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उद्देश्य। क्या लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य किस प्रकार से होगा कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध। तो ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद में हम बात करते हैं इसके उपकरण की। अगर उपकरण की बात करें कि इसमें कौन कौन से उपकरण जो है वो लगेंगे, तो इसमें उपकरण जो है वो एक आपका जो गत्ते हैं वो या इसको कार्ड शीट है वो लगेंगी। इसके अलावा पेंसिल होगा, स्केल होगा और चांदा जिसको अपन डी बोलते हैं ये होगा। और इसमें इसके अलावा जो सहायक सामग्रियां हैं, कोई भी अगर इसके अलावा कोई सहायक सामग्रियां हैं तो वो सहायक सामग्रियां भी क्या है इसमें काम में हम ले लेंगे। ठीक है, ये तो अलग बात हुई। अब इसके बाद उद्देश्य अपन ने देख लिया, उपकरण इसमें कौन कौन से यूज होंगे ये अपन ने देख लिया। अब विधि जो है किस प्रकार से होगी, विधि में क्या लिखेंगे हम, क्या है सभी विद्यार्थियों को एक एक गत्ता दे देंगे। अब उस गत्ता देने के बाद में उन गत्तों पर उनको पेंसिल के द्वारा और डी के द्वारा जो चंदा होता है उसके द्वारा उन बालकों को क्या है उस पर त्रिभुज बनाने के लिए कहेंगे। तो सभी जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग एंगल के अलग अलग जो त्रिभुज है वो बनाएंगे। और उन त्रिभुजों को बनाने के बाद में उनको उस त्रिभुज को जो शेप उन्होंने बनाई है, जैसे ये कागज है, इस कागज पे उन्होंने ये कोई त्रिभुज बना दिया है, तो इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे कि उसको कैंची से इस त्रिभुज की शेप में जो है कागज, उस गत्ते को, उस कार्ड शीट को यहाँ से काटा जाएगा। और उसको काटने के बाद में उनको अलग करने को कहेंगे, कैंची की सहायता से बालक काट लेंगे। काटने के बाद में वो अध्यापक को सबमिट करवाएंगे और अध्यापक क्या करेगा फिर अध्यापक को सबमिट कराएंगे, उससे पहले प्रेक्षण सारणी बनाएगा और विद्यार्थी प्रेक्षण सारणी बनाएगा। तो उसमें क्या होगा, इस प्रकार से बनेगी। तो आकृति या संख्या लिखेंगे। फिर इसमें विभिन्न कोण है, जैसे एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, और ये तीनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तीनों का योग हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो इसमें तीन को मुख्यतः ले लेते हैं, बाकी और भी हैं। तो तीन त्रिभुज हैं। जैसे पहले त्रिभुज है, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, दूसरा है वो 60 डिग्री का है और थर्ड जो है वो 30 डिग्री का है। तो इनका टोटल क्या हुआ, टोटल इनका हो गया 180। फिर सेकंड की बात करते हैं तो 120 है, 30 है, तो इनका भी जो टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसके बाद में जो थर्ड है उसमें 60 डिग्री यानी ये समबाहु हो जाएगा। ये आगे की बात है। लो इसमें क्या है 180 डिग्री ये होगा। यानी टोटल हम निष्कर्ष आगे बताएंगे। निष्कर्ष जो है वो क्या निकल रहा है कि किसी भी त्रिभुज के जो है वो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका परिणाम लिखा जाता है और जो परिणाम है उसमें लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अपने जो निष्कर्ष निकाला प्रयोग के आधार पर अपने जो कहा वो कह सकते हैं कि जो तीनों कोण है वो 180 डिग्री के हैं। तो ये सिद्ध हो चुका है। अब ये विधि थी इतनी। अब इसके कुछ गुण और दोष के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके गुण जो है, इसके गुण है
कि इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि बालक करके सीखने पर जो सिद्धांत पर आधारित है विधि कह सकते हैं। बालक जो है वो रचनात्मक कार्य करेगा, रचनात्मक क्रिएटिविटी करेगा, तो कार्य रचनात्मक कार्य करना क्या है, सीख जाता है। इसके बाद में ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि छात्र और शिक्षक दोनों क्या रहते हैं, अपने पढ़ा सक्रिय रहते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विधि है, इसलिए वैज्ञानिक विधि भी इसको बोल सकते हैं। करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है, बालक करेगा, हर चीज को कर करके देखेगा, तो उससे क्या है, स्थायी ज्ञान होता है, और करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है ये विधि है। प्रयोगशाला समस्या समाधान जो होता है, उस समस्या के समाधान की जो योग्यता है वो विकसित होती है बालक में। उसके बाद में बालक जो है व्यवस्थित कार्य करने की, बालक में जो है व्यवस्थित कार्य करने की एक शक्ति का विकास होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्रम से चलता है, जिस प्रकार ऊपर अपन ने क्रम लिखा, फिर उद्देश्य लिखा, उपकरण लिखे, फिर उसकी जो प्रेक्षण सारणियाँ हैं, परिणाम है, तो इसका एक जो क्रम है सिस्टमेटिक सिस्टम से ये चलता है। तो ये व्यवस्थित क्रम जो है उसकी शक्ति का भी इसमें क्या होता है, विकास होता है। प्रयोगशाला विधि में कुछ दोष हैं, उन दोषों के बारे में कौन कौन से दोष हैं। ये एक तो सबसे खर्चीली विधि है, खर्चा अधिक आता है, उपकरण की व्यवस्था करनी होती है, और इसके अलावा इसमें जो है प्रयोगशाला के लिए अलग से जगह चाहिए, रूम चाहिए। तो इस प्रकार से कि क्या कह सकते हैं कि खर्चीली विधि है। विद्यालय की जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं भारत में किस प्रकार से है, सभी राज्यों में किस प्रकार से है गवर्नमेंट विद्यालय जो है, तो उन विद्यालयों की स्थिति के अनुसार जो है वो प्रयोगशाला विधि अच्छी नहीं है, ये इसका दोष है। फिर बात करते हैं कि इस पर आधारित जो पाठ्य पुस्तक है उनका भी अभाव है, ये पहले पढ़ा था अपने। और प्रत्येक जो प्रकरण है, या इसको कह सकते हैं टॉपिक, प्रकरण क्या होता है, टॉपिक कह सकते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक को इस विधि के द्वारा पढ़ाना असंभव सा है। उच्चतर कक्षाएं जो होती हैं, यानी उच्चतर जो कक्षाएं होती हैं, उच्च प्राथमिक होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, तो उनके लिए ये उपयोगी हो सकती है। छोटे बच्चे इससे नहीं समझ सकते हैं, प्राथमिक के लिए ये नहीं है। और अनुभवी शिक्षकों की क्या है, कमी है। ये हर विधि में ये आप क्या आएगा कि अनुभवी जो शिक्षक हैं उनकी कमी है। तो हर जो शिक्षक है वो इस प्रयोगशाला विधि के द्वारा, अगर गवर्नमेंट कर भी दे, हर विद्यालय में प्रयोगशाला बना भी दे, तो भी अनुभवी शिक्षकों की कमी बनी रहती है। तो ये थी अपनी प्रयोगशाला विधि। इसके अलावा 2 विधियां और बची हैं आपकी, छोटी छोटी विधियां हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। ज़्यादा अधिक बड़ी नहीं कह सकते उसको, छोटा छोटा है 2 विधियां, तो थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, वो आपको नेक्स्ट में हो जाएगा। बिल्कुल आपको विस्तार से इस विधि को बता दिया गया, सभी को विस्तार से बताया गया है। हर जो विधि है वो आपको डिटेल में पढ़ाई गई है। तो अब आप चाहते हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें एक प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगी, अभिप्रेरित हम होंगे, और आपके लिए नए नए जो हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए वो लेके आएंगे। और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। मैं आशा करता हूँ कि